अब आज की जो हमारी कहानी है ये एक टूरिस्ट प्लेस। महज $15 में एक इंसान 1 घंटे के लिए इस जगह पे रह सकता है। अब बहुत सारे लोग कई कई दिन कई कई रातें इस जगह पे गुजारते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और हमारी आज की सिटी या फिर टाउन कह लीजिए, ये इस टूरिस्ट प्लेस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। अब ये जगह क्या है और क्यों इतनी ज़्यादा फेमस है आप वीडियो में खुद ही देख लीजिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अब जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप लोग देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। अब आज की कहानी हमें लेके चलती है एटचिसन सिटी में, जो कि यूएसए के स्टेट कैंसस में आता है। अब वैसे देखा जाए तो एटचिसन सिटी बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन जिस चीज़ के लिए ये सिटी सबसे ज़्यादा फेमस है उसी चीज़ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस सिटी की प्रेजेंट में लगभग 11,000 लोगों की पॉपुलेशन है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं साल 1992 में। एटचिसन सिटी के एक घर में रहती थी पिकमैन फैमिली। अब पिकमैन फैमिली में फिलहाल 2 लोग थे, यानी टोनी पिकमैन और उनकी वाइफ डेब्रा पिकमैन। लेकिन डेब्रा अभी प्रेग्नेंट थी और ये बात है दिसंबर साल 1992 की। ये लोग इस घर में अभी नए नए आए हैं और शुरुआत में अपना सामान इस घर में धीरे धीरे लाकर और इधर उधर सेट कर रहे थे। इन लोगों को ये लगा कि ये घर इन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा और अपनी फैमिली को रेस करने के लिए ये एक बहुत बेहतरीन जगह है। लेकिन ये लोग गलत थे। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। धीरे धीरे उस कपल ने उस घर में बहुत अजीब सी चीजें होते हुए नोटिस करी थी। अब एक रात को क्या होता है कि टोनी और डेब्रा लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोनों टीवी को बंद कर कर अपने बेडरूम में जाकर चुपचाप सो जाएंगे। अब डेब्रा तो बेडरूम में चली गई थी, लेकिन जब टोनी सीढ़ियों पे ऊपर जा रहे थे तो उन्होंने नीचे पीछे कुछ वापस से जलता हुआ देखा। जब टोनी वापस गए तो उन्होंने देखा कि वो लाइट तो लिविंग रूम से आ रही थी। जब वो लिविंग रूम में गए तो उन्होंने ये देखा कि उनका टीवी वापस से स्टार्ट हो गया है। अब इसे देख के तो पहले बार में टोनी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो चुपचाप टीवी को बंद कर कर वापस अपने बेडरूम में आकर सो जाते हैं। अब ये तो इन सब चीज़ों की सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद उस कपल ने ऐसी और बहुत सारी चीज़ें अपने घर में महसूस करी और वो चीज़ें और बढ़ गईं जब उन दोनों का बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम था टेलर। टेलर के पैदा होने के बाद एक बार डेब्रा की बहन कैरन उनसे मिलने पिकमैन फैमिली के घर पे आई हुई थी। अब यहाँ पे होता यूं है कि प्रेजेंट में पिकमैन फैमिली के घर में कैरन, डेब्रा, टेलर और टोनी चारों लोग एक साथ होते हैं। तभी टोनी ये नोटिस करते हैं कि उनके बेटे का जो कमरा है, यानी जो न्यूबॉर्न बेबी का जो कमरा है, उसमें रखे सारे टॉय एक सर्कल में एक साथ प्लेस किए गए हैं। उन्हें देख के पहले ये लगा कि शायद डेब्रा और कैरन उनके साथ एक प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों से पूछने के बाद उन दोनों ने ऐसी किसी भी चीज से डिनाई कर दिया। अब टोनी चुपचाप सारे खिलौनों को उठाकर वापस उनके शेल्फ में रख देते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद जब डेब्रा उसी रूम में आई तो वापस से सारे टॉय एक साथ एक सर्कल में रखे गए थे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ से चीजें और ज्यादा भयानक और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। कभी भी कोई भी लाइट अपने आप पहले जल जाती थी, फिर बुझ जाती थी। कोई भी सामान इधर उधर बिखर जाता था, कभी गिर जाता था। दीवारों पे लटके पिक्चर्स कभी कभी अपने आप जमीन पर गिर जाती थी। एक रोज पिकमैन फैमिली के एक दोस्त उस घर में आए हुए थे। जब पिकमैन फैमिली ने उनको इन सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बताया तो वो फैमिली फ्रेंड उस भूत या डीमन का मजाक बनाने लगा और तुरंत ही एक छोटा सा शो पीस अपने आप घूम जाता है। कुछ दिनों बाद चीजें हद से ज्यादा भयानक हो जाती हैं, यानी परिवार के पिता टोनी पिकमैन के पीठ और हाथ पे कभी भी अचानक से कोई कट्स एंड वाउंड्स बन जाता था और उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता था, क्योंकि अक्सर उस टाइम पे वो सो रहे होते थे। ज्यादातर कट्स एंड वाउंड्स उनके पीठ पे ही हुआ करते थे और वो बहुत ज्यादा पेनफुल थे। अब इतना सब कुछ झेल लेने के बाद लास्ट में पिकमैन फैमिली एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से कांटेक्ट करती है और उनका नाम था बारबेरा कॉनर। बारबेरा की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने पिकमैन फैमिली को यह बताया कि उस घर में एक 7 साल की लड़की का भूत है जिसका नाम सैली है। इसके बाद बारबेरा ने डेब्रा को यह बोला कि उनको सैली से बात करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो लोग सैली के बारे में
और अच्छे तरीके से जान पाएं। लेकिन टोनी इस चीज के लिए राजी नहीं होते हैं। इसके बाद एक रोज टोनी किचन में जूस पी रहे होते हैं और जैसे ही वो फ्रिज का दरवाजा बंद करते हैं उनकी मुलाकात सीधा सैली के आत्मा से होती है। जूस का ग्लास उनके हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है। टोनी ने उस लड़की की आत्मा को इतने करीब से देखा था कि उन्होंने अपने हाथों से ही उस लड़की का एक स्केच बना दिया। स्केच से साफ पता चल रहा था कि वो एक लड़की थी और तो और उसकी उम्र देखने से तकरीबन 7 से 8 साल की लग रही थी। और तो और उस लड़की के कपड़ों से वो लड़की तकरीबन अर्ली 19th सेंचुरी की लग रही थी। उस टाइम पे एक टीवी शो चलता था जिसका नाम था साइटिंग्स और वो बहुत फेमस टीवी शो था। इस सारी घटना की वजह से वो टीवी शो वाले इस घर तक पहुंच जाते हैं और उन्होंने अंदर की कई साइटिंग्स को शूट करना शुरू कर दिया। और ये बात है साल 1993 की। उस टाइम पे एक बहुत ही फेमस साइकिक मीडियम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हुआ करते थे जिसका नाम था पीटर जेम्स। साइटिंग टेलीविजन शो वालों ने पीटर को लगाया इस घर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। घर में घुसने से पहले पीटर सैली के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन जब वो पिकमैन फैमिली से मिले तो उन्होंने बताया कि जब वो इस घर में घुसने वाले थे तो उन्होंने फर्स्ट फ्लोर की खिड़की में एक 7 साल की लड़की की आत्मा को देखा था। जब पीटर ने और इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने बताया कि बच्ची की आत्मा के साथ साथ एक बूढ़ी औरत की भी आत्मा उस घर में रहती है और उस बच्ची की मौत निमोनिया की वजह से हुई थी। पीटर ने यह भी बताया कि बहुत समय पहले इस घर में एक डॉक्टर रहा करते थे। उनकी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज नहीं पता चली कि उस बूढ़ी औरत का नाम क्या था। खैर, जब टीवी शो साइटिंग्स की शूटिंग चल रही थी तो कई बार बहुत अजीब सी तरीके की आवाजें उस घर से रिकॉर्ड की गई थी। उस पूरे इन्वेस्टिगेशन के टाइम टोनी पिकमैन पे पूरे 11 बार अटैक हुए थे और ये सारे अटैक उनके घर में ही हुए थे। इन सभी चीजों के बाद साल 1994 में पिकमैन फैमिली ने डिसाइड किया कि वो इस घर को अब छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग जारी रही और कई बार टोनी इंटरव्यू देने उस घर में वापस आए और जब भी वो वापस आए उनके शरीर पे कैसे न कैसे करके कोई कट्स या वाउंड्स बन ही जाता था और ये सारे स्क्रैचेस, ब्लीडिंग रिकॉर्ड भी हुए थे। उस पूरी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग के बाद ये चीज तो क्लियर थी कि घर में एक नहीं बल्कि 2 लोगों की आत्मा थी, एक वो बच्ची और दूसरी वो औरत। ये चीज जो कि पीटर जेम्स ने क्लेम करी थी ये चीज अब कंफर्म हो चुकी थी। जब इस घर की हिस्ट्री को निकाला गया तो ये चीज सामने आई कि इस घर को माइकल फिनी नाम के आदमी ने बनवाया था साल 1867 में। अब साल 1872 में नेचुरल कॉजेस की वजह से माइकल फिनी की डेथ हो जाती है और उनका फ्यूनरल उस घर के लिविंग रूम में ही रखा गया था। इसके बाद फिनी फैमिली के 3 और मेंबर की उस घर में मौत हुई थी। चार्ल्स कैथरीन की मौत हुई 1874 में, विलियम ट्रू की मौत हुई साल 1918 में और एग्नेस फिनी की मौत हुई साल 1939 में। एग्नेस फिनी फैमिली के आखिरी मेंबर थे जो कि उसी घर में रहे और उसी घर में मर गए। अब माइकल फिनी जिन्होंने इस घर को बनवाया था उनके बेटे चार्ल्स फिनी एक डॉक्टर थे और उसी घर में अक्सर वो लोगों का इलाज करा करते थे और उस घर में वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहा करते थे। अब पीटर जेम्स की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज सामने आई थी कि सैली नाम की एक लड़की उस घर में रहा करती थी जिसकी मौत निमोनिया की वजह से हुई थी। लेकिन हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग इस घर से एक और कहानी जुड़ी हुई है जो कि बहुत ज्यादा भयानक है। ऐसा माना जाता है कि एक औरत अपनी 7 साल की बेटी को चार्ल्स फिनी यानी डॉक्टर साहब के पास लेकर आती है, इस वजह से क्योंकि उस बच्ची को एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। अब ऐसा माना जा रहा था कि चार्ल्स फिनी को ये लगा कि उस बच्चे का अपेंडिक्स कहीं फट न जाए, इसीलिए इमरजेंसी में बिना किसी एनेस्थेटिक्स के डॉक्टर फिनी ने उस प्रोसीजर को स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो 7 साल की बच्ची जिसका नाम सैली था वो पूरे तरीके से शॉक में चली गई और कुछ ही देर बाद वो मर गई क्योंकि वो दर्द बहुत ज्यादा था। इस कहानी के कुछ और रूप भी हैं, जैसे कि ऐसा माना जाता है कि चार्ल्स फिनी का किसी अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन से अफेयर था, लेकिन उस टाइम में काले और गोरे लोगों के बीच में बहुत ज्यादा इश्यूज थे, इसी वजह से इस सर्जरी को बहुत छुपा छुपा के ही करना पड़ा। लेकिन जब रिकॉर्ड्स को और ज्यादा चेक किया गया तो ये चीज सामने आई कि चार्ल्स फिनी एक सक्सेसफुल डॉक्टर थे जो कि उस घर में रहे साल
1894 से लेके 1905 तक। आगे चलकर वो उस टाउन के मेयर भी बन गए थे। अब वैसे तो सैली की डेथ का कोई भी रिकॉर्ड तो नहीं था, लेकिन रिकॉर्ड तो हटाए भी जा सकते हैं। लेकिन एक चीज ये भी थी कि अगर उस घर में सैली नाम की कोई लड़की उस तरीके से मर भी गई होती तो ऊपर रह रहे और लोगों को जरूर पता चलता, यानी चार्ल्स फिनी की फैमिली को इसके बारे में जरूर कुछ न कुछ पता होता। लेकिन बात करें घर के अंदर चाहे बाहर, किसी को भी सैली की मौत के बारे में कोई खबर नहीं थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर किसी को भी सैली के बारे में यानी सैली की फेल्ड सर्जरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो आखिर ये कहानियां बाहर आई तो आई कैसे। लेकिन उस घर में एक रिकॉर्ड ऐसा है जबकि सैली नाम की एक लड़की उस घर में रहा करती थी, और वो रिकॉर्ड है साल 1948 का, जब सैली माइस नाम की एक लड़की उस घर में कुछ दिनों के लिए रह गई थी। मतलब माइस परिवार की बेटी थी सैली माइस, लेकिन वो परिवार उस घर में ज्यादा दिन तक नहीं रहा था। और कमाल की बात तो ये है कि सैली माइस यानी वो सैली माइस जो उस घर में रही थी वो आज तक अभी तक जिंदा है। इस घर से सैली नाम की लड़की का एक कनेक्शन और है, लेकिन इसे हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। इस घर से 3 घर दूर एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमन रहा करती थी जिसका नाम था सैली इजाबेल हॉल, जिसकी मौत साल 1905 में 33 की एज में हो गई थी। अब कनेक्शन तो ये है कि सैली भले ही इस घर में रही तो ना हो, लेकिन उसने पूरे 14 बच्चों को जन्म दिया था। अब क्योंकि उस टाइम चार्ल्स फिनी यानी डॉक्टर साहब उस घर में रहा करते थे तो वो 14 के 14 बच्चे सैली ने उसी घर में जन्मे थे। लेकिन 14 में से 10 तो मर गए थे, सिर्फ 4 जिंदा रहे। अब सैली हाउस के केस को बहुत टेलीविजन शो पे दिखाया, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स ने इस चीज के ऊपर सवाल उठाया कि अगर इतना सब कुछ फेस कर रही थी, इतना सब कुछ झेल रही थी, तो इतने दिन तक वो इस घर में कैसे टिकी हुई थी? उन्होंने इस घर को चेंज क्यों नहीं किया? उन सभी लोगों का ये कहना था कि वो सारे बॉडी मार्क्स फेक थे और जबरदस्ती उन सब मार्क्स को बनाया जा रहा था। इतना ही नहीं, जो भी सामान इधर उधर होते थे या फिर अपने आप दीवार से नीचे गिर जाया करते थे या घुमाया करते थे, ये सारी चीजें फेक थी। और टीवी शो वालों ने इसे इसलिए किया था ताकि सैली हाउस की पॉपुलैरिटी बढ़े और बहुत ज्यादा लोग उनके सैली हाउस वाले एपिसोड को देखें। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। सैली हाउस के एपिसोड को बहुत सारे लोगों ने देखा था पूरे अमेरिका में। अब एक चीज और सामने आती है कि उस घर से पिकमैन फैमिली के जाने के बाद एक और फैमिली उस घर में रहने आई और उनका ये साफ साफ कहना था कि कभी भी उन लोगों ने कैसी भी पैरानॉर्मल चीज फील नहीं करी थी। लेकिन पिकमैन फैमिली के सपोर्ट में एक और फैमिली आई जिसका नाम था हम्बर फैमिली, जो कि सैली के घर में पिकमैन फैमिली से पहले यानी साल 1990 में रहा करती थी। वो लोग उस घर में 1 साल के लिए रहे थे और उस फैमिली की मदर का ये कहना था कि उनकी बेटी हीथर अक्सर अपने एक इमेजिनरी फ्रेंड से बात किया करती थी और उस इमेजिनरी फ्रेंड का नाम था सैली। टोनी पिकमैन ने सैली घोस्ट का एक स्केच बनाया था और हम्बर फैमिली की मदर ने उस स्केच को आइडेंटिफाई करते हुए ये बोला कि उनकी बेटी हीथर बिल्कुल इसी टाइप की एक इमेजिनरी फ्रेंड से बात किया करती थी। और तो और हम्बर फैमिली ने उस घर को इसीलिए छोड़ा क्योंकि सैली घोस्ट की साइटिंग्स लगातार बढ़ते जा रही थी। उन्होंने एग्जैक्टली सैली के घोस्ट को कभी देखा तो नहीं था, लेकिन कई बार उन्होंने उस एंटिटी को महसूस किया था। लेकिन उनकी बेटी हीथर ने सैली की स्पेसिफिकेशन कई बार उन लोगों को बताई थी। अब पिकमैन फैमिली से पहले एक और फैमिली यानी साल 1993 में ही एक फैमिली उस घर में रह के गई थी और जो कि कुछ ही महीने उस घर में रही थी क्योंकि उस फैमिली ने भी बिल्कुल इसी तरीके की साइटिंग्स महसूस करी थी। और तो और उन्होंने ये चीज भी बताई कि अक्सर उनके घर में कभी भी कोई चीज जल जाया करती थी। इस केस से रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट चीजें अभी तक मैंने आपको नहीं बताई। अब 2 इम्पॉर्टेंट चीजें कह लीजिए या 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। अर्ली 2000 में उस टाइम के प्रॉपर्टी ओनर लेस स्मिथ ने घर के बेसमेंट में एक चीज पाई और वो चीज थी एक पेंटोग्राम जो कि बेसमेंट के फर्श पे बनी हुई थी। अब अगर आसान भाषा में बताऊं तो पेंटोग्राम इसलिए बनाया जाता है ताकि डीमंस को अट्रैक्ट किया जाए। अब इससे रूमर्स फैल गए कि सैली हाउस में सैटेनिक रिचुअल्स चल रहे थे। अब वो रिचुअल्स कोई इंसान कर रहा था या फिर कुछ और, इस चीज का पता आज तक नहीं चल पाया है।
लेकिन फिर से जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स बेसमेंट पे गए तो वहाँ पे उन्हें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मिल गई, जिससे ये चीज़ तो पूरी तरीके से क्लियर हो गई कि बेसमेंट में भी किसी न किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। अब एक जायज़ सी बात यह है कि जब पूरे घर में ही आत्माएं घूम रही हैं तो बेसमेंट भला कैसे ही बचेगा। अब नोटिस करने वाली ये चीज़ है कि आज तक सैली हाउस का बेसमेंट उस टाइम से बंद है, यानी कोई भी टूरिस्ट वहां पे नहीं जा सकता। अब ये तो हो गया पहला इवेंट। अब दूसरा इवेंट ये है कि साल 2011 में सैली हाउस के घर के एटिक में एक स्वेटर मिलता है और उस स्वेटर पे कुछ निशान बने हुए थे। जब उस स्वेटर की फॉरेंसिक जांच हुई तो ये चीज सामने आई कि वो कुछ और नहीं बल्कि खून है, और उस स्वेटर पे 2 ऐसे निशान थे जिससे ये साबित हो रहा था कि किसी को चाकू मारा गया था। लेकिन दुख की बात तो ये है कि लॉ एनफोर्समेंट ने कभी भी उस स्वेटर की जांच पड़ताल अच्छे से करी ही नहीं। कभी भी उस खून का डीएनए किसी से मैच करने की कोशिश नहीं की गई। और ऐसा क्यों हुआ ये चीज़ तो मेरे से परे है। इंटरनेट पे सैली हाउस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इससे मैं ये समझ पाया हूँ कि घर में सैली का तो भूत है ही, उसके साथ साथ एक लेडी का भी भूत है, लेकिन हमें उस लेडी का नाम नहीं पता चल पाया। अब वो औरत फिनी के परिवार की थी या एग्नेस थी या कोई टेनेंट थी या कोई और, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। इवन आज तक सैली के बारे में भी सिवाय उसके नाम के, मतलब वो क्या है, कहाँ से आई है, उसका ओरिजिन क्या है, इसके बारे में भी कुछ भी पता नहीं लगा पाए। अब आगे क्या होता है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि कभी अगर मेरे पास इतना पैसा आया तो मैं एक रात सैली हाउस में ज़रूर गुजारूंगा, फिर मैं आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से समझा पाऊँ। लेकिन जितनी भी चीज़ें मैंने आप सबको बताई हैं, उस चीज़ को जानने के बाद आप लोगों का क्या कहना है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जब तक हमारी अगली मुलाकात नहीं होती तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और जो सबसे ज़रूरी है ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूज़ करना है।